नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद का बजट सत्र, राष्ट्रपति ने कहा सदियों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री भाषण के आखिर में बोले राम राम। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हो गई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदतन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया है, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में कहा राम राम। दोस्तों, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। इसमें 8 बैठकें होंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन अभिभाषण कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। 31 साल से बंद था तहखाना। जी हां दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था, यानी कि 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। वहीं दोस्तों, तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। दोस्तों, वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी। कोर्ट ने बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6 साल के बच्चे ने राहुल गांधी से पूछा शादी कब होगी। जवाब मिला पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हां दोस्तों, किशनगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 6 साल के बच्चे अर्श नवाज ने पूछा आपकी शादी कब होगी। इस पर राहुल गांधी ने बच्चे से कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं, जब काम खत्म हो जाएगा तब। बच्चे ने राहुल को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी कहा। इसके बाद राहुल ने भी बच्चे से पूछा आप शादी कब करोगे, तो बच्चे ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। इसका वीडियो बच्चे ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। बच्चा व्लॉग बनाता है। वीडियो को राहुल ने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया। राहुल 29 जनवरी को किशनगंज पहुंचे थे। वीडियो भी 29 जनवरी का ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद झारखंड सीएम को आवाज से किया अरेस्ट, सूत्रों ने कहा। जी हां दोस्तों, इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम आवास, राजभवन, बीजेपी कार्यालय समेत रांची के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इसी बीच झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन में विधायकों के परेड की भी तैयारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को पूछताछ होगी। सीएम ने कहा था बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। जी हां दोस्तों, शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्यवाही बताया था। वहीं दोस्तों, ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। SC/ST एक्ट के तहत यह शिकायत सीएम ने दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और ईडी के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीएम हेमंत सोरेन कुछ घंटों के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जब वो किसी काम से दिल्ली गए तो ईडी के अधिकारी उनके घर पर क्यों आए। ईडी सीएम से उनके दफ्तर
दफ्तर में पूछताछ कर रही है। इसके पहले ही उन्होंने रांची में SC/ST एक्ट सेल में खुद से शिकायत दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी बोली कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी को मजबूत कर रही है, सिर्फ TMC ही भाजपा से लड़ सकती है, 2 फरवरी से केंद्र के खिलाफ धरना देगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां यहां भाजपा को मजबूत कर रही है। TMC के अलावा कोई भी पार्टी भाजपा से नहीं लड़ सकती। ममता ने राज्य के लिए फंड जारी करने को लेकर हो रही देरी को लेकर कहा कि अगर कल यानी कि 1 फरवरी तक केंद्र ने राज्य का बकाया फंड जारी नहीं किया तो 2 फरवरी से वे कोलकाता में धरना देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र पर 7,000 करोड़ रुपए का फंड बकाया है। मुझे पता है कि आंदोलन के जरिए कैसे फंड जारी करवाया जाता है। मैं चाहूंगी कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस धरने में साथ दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव में धांधली का आरोप, 2 फरवरी को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप के बाद दिल्ली में 2 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने फ्रॉड करके जीत दर्ज की है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव में हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवारों को वोट का गणित पक्ष में होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट रिजेक्ट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पार्टी ने बीजेपी सरकार को सभी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा कराने और हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने जैसी मोदी की गारंटी की याद दिलाई, जिसमें से कई अन्य गारंटियों का इस संसदीय कार्यकाल के आखिरी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई और शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और आमतौर पर मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। चूंकि यह प्रधानमंत्री के 10 साल के शासनकाल का आखिरी सत्र था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, जो करने में वह विफल रही। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा, RBI ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी कंपनी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी। RBI ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्यवाही की। इसके साथ ही RBI ने कंपनी को यह आदेश भी दिया कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाएगी। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे। वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर, ज्ञानव्यापी मामले में आया हिंदुओं के पक्ष में फैसला तो भड़के असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी। इसे लेकर AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। 17 जनवरी को रिसीवर उठाया, उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्ट पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे नहीं कि वो इसके साथ हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। असुद्दीन ओवैसी बोले, 1993 के बाद से आप खुद कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा था। अपील के लिए 30 दिन का समय देना था। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना गलत है। बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा कनाडा, यह उनकी सियासी कमजोरी, NDTV से बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर कनाडा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कनाडा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना कनाडा की सियासी कमजोरी है। NDTV के साथ खास इंटरव्यू में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये बातें कही। उन्होंने बुधवार को कहा कि जब कनाडा के PM जस्टिस ट्रूडो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों और अलगाववादियों को लेकर विस्तार से बात नहीं बताई। कनाडा ने भारत पर संगीन आरोप तो लगाए, लेकिन उनके लिए एक भी सबूत नहीं दिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। नोवा एग्रीटेक का शेयर 40% चढ़ा, सेंसेक्स 612 अंक बढ़कर 71,752 पर बंद हुआ। फार्मा और ऑटो शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 612 अंक की तेजी के साथ 71,752 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 203 अंकों की तेजी रही, ये 21,725 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और सिर्फ 2 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों नोवा एग्रीटेक का शेयर आज बीएसई पर 36.58% प्रीमियम के साथ 56 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई का ये 34.15% प्रीमियम के साथ 55 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसके बाद इसके शेयर में और तेजी देखने को मिली और ये 16.75 रुपए से बढ़कर 57.75 रुपए पर बंद हुआ। इस शेयर का इशू प्राइस 41 रुपए था। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, आइसर मोटर्स और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एल&टी, टाइटन और बीपीसीएल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं, सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम, जीएसएम एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है। बीते दिनों मोबाइल कंपनियों ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने के लिए 12 स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि अगर चीन, वियतनाम जैसे देशों को मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन देना है तो कॉस्ट में कमी लानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मलेशिया के नए राजा बने इब्राहिम इस्कंदर। इनके पास 47 लाख करोड़ की संपत्ति, 300 लग्जरी कारें, बेटा भारतीय सेना में कैप्टन रह चुका है। जी हां दोस्तों, मलेशिया में जोहर राज्य के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर देश के नए राजा बन गए हैं। बुधवार को सुल्तान इस्कंदर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उन्हें अगले 5 साल के लिए राजा चुना गया है। 1957 में ब्रिटेन की आजादी के बाद से मलेशिया में मलय राज्य के शासन बारी बारी से 5-5 साल कार्यकाल के लिए राजगद्दी संभालते आए हैं। शपथ से पहले सुल्तान इस्कंदर ने प्राइवेट जेट से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी थी, जबकि आमतौर पर वह लोगों से मिलने के लिए हर साल मोटरसाइकिल पर यात्राएं निकालते हैं। दोस्तों 65 साल के इस्कंदर जोहार के शाही परिवार से आते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 47.33 लाख करोड़ की संपत्ति है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर के सबसे बड़े बेटे और मलेशिया के क्राउन प्रिंस टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल प्राइज के लिए चौथी बार नॉमिनेट हुए ट्रंप। अमेरिकी सांसद बोली वो मिडिल ईस्ट में शांति लाए, इजराइल अरब देशों में कराया था समझौता। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की सांसद क्लोडिजा टेनी ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बनाई गई पॉलिसी अब्राहम अकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ यह चौथी बार हुआ है जब इस सम्मान के लिए ट्रंप का नाम भेजा गया है। मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टेनी ने कहा कि ट्रंप की बदौलत मिडिल ईस्ट में 30 सालों के बाद शांति स्थापित करने के लिए कोई एग्रीमेंट लाया गया था। दशकों तक विदेशी मामलों के एक्सपर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अधिकारी यही कह रहे थे कि इजराइल फिलिस्तीन मामले के हल के बिना शांति नहीं हो सकती, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति, जाने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्या हुआ। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस को जोरदार हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावों में कांग्रेस ने अपने 2 राज्यों की सत्ता और खो दी। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी कांग्रेस की पहुंच से बाहर हो गए। इन नतीजों के अगले ही दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। अब संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति तय करने के लिए बुधवार शाम को अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुधवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही सत्र के पहले दिन की शुरुआत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जैकलिन फर्नांडिस जानबूझकर ठग की अपराध की आय लेने में शामिल थी, ईडी ने अदालत से कहा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी है कि 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में आरोपी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस जानबूझकर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के अपराध की आय को स्वीकार कर रही थी और उसके उपयोग में शामिल थी। ईडी ने यह तर्क फर्नांडिस की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया था। फर्नांडिस ने याचिका में कथित तौर पर चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। मामला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और फर्नांडिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने ईडी के हलफनामे के जवाब में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले इस जिले में थानेदारों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिले भर के बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया है। सर्कल इंस्पेक्टर और सदर इंस्पेक्टर भी बदले गए हैं। पुलिस ने पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें इंस्पेक्टर रैंक से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल है। बुधवार की देर शाम व्यापक स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर समेत विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश के साथ होगी फरवरी की शुरुआत, कोहरे ठंड से राहत के लिए करना होगा इंतजार, आईएमडी ने दिया अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में फरवरी महीने की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में फरवरी के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि जनवरी 2024 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा 3.1 मिलीमीटर के साथ 1901 के बाद दूसरी बार सबसे कम रही। मौसम विज्ञान के 7 उपमंडलों वाले उत्तर भारत में फरवरी में सामान्य से अधिक यानी कि दीर्घकालिक औसत से 122% से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। महापात्रा ने कहा कि पूरे देश में फरवरी के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों आईएमडी ने कहा है कि अगले 24 घंटे में एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के पश्चिमी भाग पर दस्तक देगा। अगले 5 से 6 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने अपने खास को बनाया सीएम। झारखंड आंदोलन के समय से शिबू सोरेन के प्रति वफादार रहे हैं चंपई। जी हां दोस्तों, जमीन घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी और भाई के विरोध के बाद सोरेन परिवार के वफादार चंपई सोरेन को महागठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चुना। हेमंत सोरेन की जगह अब चंपई झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को शिबू सोरेन का हनुमान कहा जाता है। सरायकेला से इन्होंने 6 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। 1991 से 2019 के बीच ये केवल एक बार साल 2000 में चुनाव हारे। 2005 के बाद से ये लगातार सरायकेला से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जब पहली बार सीएम बने थे तब इन्हें खाद्य आपूर्ति और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और ऑप्शन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।